दोस्तों अपनी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द 9 मैन ईटर्स एंड 1 रोग। इसमें आज की अपनी स्टोरी है द स्ट्राइप टेरर ऑफ चमाला वैली। अब एंडरसन बताते हैं कि चमाला वैली उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास के अंदर, और जहां यह कुड्डप्पा डिस्ट्रिक्ट से नॉर्थ में टच करता है। ये कोई बहुत बड़ी वैली नहीं है, करीब 7 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर की वैली है और बाद में वाई शेप की बन जाती है और नॉर्थ वेस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक रन करती है। अब इस मेन वैली से जो वाई शेप की थी, जो मेन वैली आई थी, उससे जो ब्रांचेस बनी ये थोड़ी और पतली हो जाती हैं। वो 7 बाई 5 की थी तो ये 4 किलोमीटर की चौड़ाई वाली ब्रांचेस बनती है इसकी, और जो कि कुड्डप्पा डिस्ट्रिक्ट की सदर्न बाउंड्री है। बहुत ही सुंदर वाटर स्ट्रीम है कल्याणी रिवर के नाम से, वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में वैली में बहती है। और बहुत ही सुंदर एक जंगल है इसके पास में जिसके के नाम है गुंडालपेंटा और दूसरा अंबलमेरू, जहाँ पे ठंडे ठंडे पानी के जो पूल हैं वो नहाने की जगह मिल जाती पूरे साल, चाहे कितनी भी गर्मी हो यहाँ पे आप आके ठंडे पानी में नहा लीजिए। अब इसके बाद कल्याणी रिवर यहाँ से जो एंटर करती है वहाँ खेत वगैरह है, जहाँ खेत है उस जगह को बोलते हैं नागापटला। और इसके आगे एक प्राचीन झील है जिसको कि चंद्रागिरी के राजा और उसके बाद में टीपू सुल्तान ने वहां पे डैम बनाने की कोशिश करी थी कि ताकि जनता को पानी मिल सके। और वहां पे थैच ग्रास की छत वाला एक फॉरेस्ट बंगलो बनाया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, घास अच्छी खासी लगाई गई है वहां पे। और वहीं से एक पानी की चैनल है और वहीं से 1.5 मील की दूरी पर एक छोटा सा गांव है आरेपल्ली रंगमपेट का। चमाला वैली पूरी तरह से घने जंगल से घिरी हुई है और ब्रिटिश राज में ये गेम रिजर्व था। यहाँ पे अंग्रेज लोग शिकार करने आते थे। इसके पश्चिम की तरफ है बखरापेट फॉरेस्ट ब्लॉक और ईस्टर्न साइड में जो है तिरुपति फॉरेस्ट ब्लॉक है। और इसके पीछे तिरुपति है जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पूरे भारत में पूरे विश्व में फेमस तिरुपति बालाजी का मंदिर है। और इसके साउथ की तरफ चंद्रागिरी के राजाओं का पुराना किला है, काफी पुराना किला है लेकिन अपने जो राजाओं को पूरी तरह से उनके वैभव को दर्शाता है। चंद्रागिरी के पास से एक मीटर गेज रेलवे लाइन भी निकलती है। रेलवे लाइन के बारे में आप सबको पता होगा, ब्रॉड गेज जो अभी हमारे करंट जो ट्रेनें दौड़ती हैं ब्रॉड गेज है, उससे छोटी होती है मीटर गेज, जो पहले आगरा से बरेली के बीच में जाती थी, एक बार मैंने ट्रैवल किया था, वो मीटर गेज। और नैरो गेज है जो कि शिमला में चलती है, ऊटी में चलती है और दार्जिलिंग में चलती है, टॉय ट्रेन, वो नैरो गेज। बड़ी वाली बीच वाली एक होती है मीटर गेज, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे शायद मीटर गेज के बारे में, ये छोटी और बड़ी के बीच की होती है। और सबसे बड़ी तो हम सब जानते हैं ये ब्रॉड गेज में है। एक बात इससे याद आई मुझे कि जो हमारी मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो या जो मेट्रो चल रही है, ये सब ब्रॉड गेज में चल रही है, जबकि ये जो जापान वगैरह में जहां ये मेट्रो चलती थी ये मीटर गेज में थी। तो ये यहाँ पे जब इंडिया में लाया, सेफ्टी के हिसाब से इसको ब्रॉड गेज किया था, तो उसके चलते सारा कुछ इनको डिजाइन करना पड़ा था। जब ये 2000 या 2002 के आसपास या 2003 में मेट्रो आई थी दिल्ली में, पहली चली थी 30 हजारी से लेके वेलकम स्टेशन के बीच में चली थी, तो टेक्नोलॉजी के में सब इनको दोबारा रीडेवलप करना पड़ा था, क्योंकि बाहर की जितनी भी मेट्रो थी सब वो थी मीटर गेज थी। अगर मैं सही हूं तो मुझे पुरानी याद आ गई, हो सकता है गलत हो। अब ये जो मीटर गेज लाइन है ये तिरुपति और रेणीगुंटा तक जाती है, जहां से ये ब्रॉड गेज में मिल जाती है आगे बॉम्बे मद्रास लाइन में। रेणीगुंटा तिरुपति मंदिर से 12 किलोमीटर पहले आता है, और जो ये मद्रास लाइन के बारे में बता रहे हैं ये मेरे ख्याल से गुडूर में आता होगा, जो कि 40 किलोमीटर है। मुझे इसलिए पता है कि बचपन से मैं तिरुपति बालाजी के मंदिर पहुंच जाता हूँ। जब मैं 6 महीने का था तब की पहली फोटो है, मम्मी की गोदी में पापा लोग के साथ में। बाकी हम लोग बहुत मानते थे तिरुपति वाले, मानते हैं, रेगुलर जाते थे। एक सकरी सी कार्ट रोड, जो छोटी गाड़ी चलने वाली, जो तांगा गाड़ी है, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, इस तरह की रोड चलती है। और ये करीब 3.5 मील की रोड जाती है रंगमपेट की तरफ, और फिर ये मुड़ जाती है करीब 1.5 मील जाती है नागापटला की तरफ, और फिर ये रोड मुड़ जाती है तो ये फॉरेस्ट रोड बन जाती है। तो जो पूरी 7 हिल्स हैं चमाला वैली की, और फिर ये एक जगह रोड पहुंच जाती है पुलिबोनू। पुलिबोनू का मतलब होता है टाइगर्स केज, और जहां जाके ये कार्ट रोड खत्म हो जाती है। यहाँ पे सीमेंट की 2 कैंप साइट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाई है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाई है। अब बोल रहे हैं वैली बहुत ही सुंदर है, इसकी दोनों ब्रांचेस बड़ी सुंदर है। और जब ये 18 साल पहले पहली बार गए थे तो गेम रिजर्व था और एक पूरा पैराडाइज था। पूरी वैली में स्पॉटेड डियर घूमते थे, और कई स्टैग्स तो ऐसे थे कि उनके सींग इतने बड़े थे कि सदर्न इंडिया में इन्होंने कभी नहीं देखे थे ऐसे।
अब इसके फुटहिल में जो था बखरापेट रेंज, वहां पे सांबर डियर थे और बहुत बड़े बड़े सांबर थे। काले भालू और स्लॉथ बियर ये भी हर जगह मिलते थे जंगल में और बड़े खतरनाक होते थे। और काकड़ यानी कि बार्किंग डियर या मुंजैक डियर ये पूरे प्रचुर मात्रा में पूरे जंगल में भरे पड़े थे। अब ये जो पूरी मेन वैली थी और जो इसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था, यहाँ पे टाइगर रेगुलर विजिट करता था, जो कि बखरापेट रेंज से आता था। वो इस वैली को रास्ते के रूप में यूज करता था। जब वो बखरापेट से आता था, कुड्डापा डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाता था और वहां से जाता था ममंदुर रेंज की तरफ और फिर निकल जाता था सेटीगुंटा। मतलब एक पूरा पाथ है, क्योंकि ये रास्ते 40-40 किलोमीटर एक दिन में टाइगर रोम कर लेता है। तो अपनी जो टेरिटरी थी उसको इस तरह से वो बीट करता था, यानी गश्त लगाता था। लेपर्ड यानी पैंथर पूरे जंगल में भरे पड़े थे और इसी तरह से जंगली मुर्गे भी भरे पड़े थे। और ये बोल रहे हैं ये इकलौता ऐसा जंगल था जहां मुझे जंगली मुर्गे दोपहर को भी बोलते दिखते थे और रात के 2 बजे भी बोलते थे। क्योंकि जनरली क्या होता है, जंगली मुर्गे सनराइज सनसेट में ज्यादा बोलते हैं, लेकिन यहाँ का कोई वो नहीं था। दोपहर को 2 बजे भी बोलेंगे, रात के 2 बजे बोलेंगे, 4 बजे बोलेंगे, हर वक्त बोलते थे। अब 1937 की बात है, शुरुआत की। ये जो जिसके ऊपर हमारी कहानी है, स्ट्राइप टेरर यानी कि टाइगर, वो इस एरिया में आ गया। ये एक नॉर्मल साइज का टाइगर था और ऐसा कुछ भी एबनॉर्मल इसमें नहीं था जिससे कि ये लगे कि ये आदमी के मांस को पसंद करता है। ये अचानक से आ गया। मतलब ऐसी कोई अफवाहें भी नहीं थी कि किसी एरिया में आदमी मारा गया हो, कहीं से दूर से चल के आया हो, कहीं दूर दूर तक किसी मैन ईटर का नामो निशान नहीं था। लेकिन ये अचानक से प्रकट हो गया और आदमी मारने लगा। पहले लोग आश्चर्यचकित हुए, लेकिन बाद में पूरे में खबर फैल गई कि भाई मैन ईटर इस एरिया में आ गया है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि मैन ईटर क्यों बोलते हैं, ह्यूमन ईटर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि आदमी को भी खाता है, औरत को भी खाता है। तो एक कॉमन सी लैंग्वेज होती है, मैन का मतलब आदमी, आदमी औरत बच्चे सब मैन के अंदर ही आ जाते हैं बोलचाल की भाषा में, इसलिए मैन ईटर बोला जाता है। अब कोई बोलता है बकरी चराने गया था, तो भाई बकरी थोड़ी ना, बकरे भी होते हैं जिसको चराने जाते हो। गाय चराने गया था, तो गाय के साथ बैल भी होते हैं। एक कॉमन वर्ड है, बोल दिया जाता है कि गाय चरा रहा था, बकरी चरा रहा था। उसने जो उस एरिया का पहला शिकार बनाया वो एक बांस काटने वाला था, जिसको उसने मारा और पूरी तरह से खा लिया। वो गुंडाल पिट्टा का रहने वाला व्यक्ति था। उसके बाद एक आदमी था जो नागा पटला से पुली बोनू के रास्ते फॉरेस्ट ट्रैक पे चल के जा रहा था। उसको तो पूरी तरह से निगल ही लिया, समझ लीजिए, कुछ भी नहीं छोड़ा। उसके बाद वो किसी भी तरह से लोगों को मारने लगा। ये कुछ पक्का नहीं था कि कहाँ मारेगा। जो पूरी तीनों वैली थी वाई शेप, और उसमें कहीं भी जाता था किसी को भी मार देता था। अब उसने 6 महीने के अंदर 7 लोगों को मार दिया, पूरी तरह से निगल लिया या आधा निगल लिया। अब जो रेंजर थे बखरापेट के, वो फॉरेस्ट बंगलो में रुकने के लिए जा रहे थे, जो कि चमाला वैली के इंचार्ज थे। अब क्योंकि उनको 15 दिन तक रुकना था, तो अपने साथ बैलगाड़ी में जा रहे थे और बैलगाड़ी में काफी राशन पानी, दुनिया भर के प्रोविजंस का सामान था। शाम के करीब 5 बजे, जब वो केवल 2 मील दूर थे अपने जहां इनको जाना था फॉरेस्ट बंगलो में, इनकी गाड़ी के सामने टाइगर आ गया। अब ये जो रोड थी ये पूरी जंगल के अंदर से जाती थी और लास्ट के जो 2 मील थे ये तो चमाला वैली के अंदर ही आते थे जहां की ये घटना है। अब जैसे ही सामने टाइगर दिखा तो जो बैलगाड़ी को हाँक रहा था उसने बैलगाड़ी रोक दी और रेंजर को बताया कि साहब आगे सामने टाइगर है, क्योंकि बैलगाड़ी में पीछे वो कवर्ड जो लकड़ी का बनता था वो बना हुआ था। तो इन लोगों को नहीं मालूम चला था कि सामने टाइगर है। टाइगर वहां से निकल के गया, तब ये जो गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे थे लकड़ी के केबिन के अंदर, उनको भी नजर आया। अब जो रेंजर के साथ में जो फॉरेस्ट गार्ड था बिना मतलब में गाड़ी से नीचे कूद गया और हाँकने लगा, चलो यहां से चलो, इस तरह से टाइगर को हाँकने लगा। अब उसने अपना भाग्य खुद ही लिख लिया था, टाइगर को हाँक रहा है हाथ से। टाइगर उछला, मुंह में दबाया, लेके जंगल में भाग गया। अब रेंजर को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि वो कर भी क्या सकते थे, वो निहत्थे थे, तो चिल्लाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब रेंजर साहब ने अपनी बैलगाड़ी जल्दी जल्दी हकवाई और फॉरेस्ट बंगलो पहुंच गए। अगले दिन बहुत सारे लोग बुलाए गए, तो उनके पास वो जो भरतल बंदूकें थी बारूद भर के और फिर फायर करने वाली, जिससे कि मुनियप्पा ने गोली चलाई थी जोवलागिरी टाइगर के ऊपर पहले, वो भरतल बंदूकें, कुल्हाड़ी, डंडे लेके सारे लोग चले फॉरेस्ट गार्ड की बॉडी को ढूंढने कि या जो भी कुछ बचा हो वहां पे। ये केवल 1 फरलॉन्ग दूर एक जो पहाड़ी नाला था उसके पास में उसके रिमेन्स पड़े हुए थे, और वो थे उसका सिर, उसके हाथ, उसके पैर और उसके खून से सनी हुई खाकी वर्दी और ग्रीन पगड़ी। अब इसकी पगड़ी वहीं गिर गई थी जहां से टाइगर ने पहली जंप मारी थी इसको ले जाके, तो वहां पे पगड़ी पड़ी हुई थी, जो कि सारी कहानी कह रही थी घटनाक्रम का। अब ये पूरे ऑफिशियल उसमें गलियारों में ये बात गूंज गई और हर अखबार में ये घटना छपी।
अब सरकार ने इनाम रख दिया कि जो भी इस मैन ईटर को मारेगा उसको इनाम मिलेगा। अब बहुत सारे शिकारी जो कि मद्रास राज्य से और लोकल थे इनाम के लिए आ गए। सारे शिकारी आ गए चमाला वैली में उस टाइगर को मारने के लिए। लेकिन टाइगर को भी मालूम चल गया था कि ये इसने जो मारा है इसको काफी अटेंशन मिल गया है, तो वो उस एरिया को छोड़ करके गायब हो गया। अब सबको लगा कि एरिया छोड़ के भाग गया है, या तो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट की तरफ चला गया है या बखरापेट की तरफ चला गया है। अगले 2 महीने तक उस टाइगर का कोई भी सुराग नहीं मिला। अब एक रेलवे वर्कर जो ब्रॉड लाइन थी, जो मद्रास बॉम्बे लाइन में थी, उस पे काम कर रहा था। ये काफी घना सा जंगल था 18 मील दूर चमाला वैली से। काम करने के बाद उसको अपने टर्मिनल पॉइंट पे रिपोर्ट करनी होती थी। वो रिपोर्ट देने पहुंचा ही नहीं। 1-2 दिन तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि ऐसे जंगलों में 1-2 दिन का डिले हो जाता था। अब जब 2 दिन से ऊपर हो गए तो इस मामले को सीरियसली लिया गया और एक स्क्वाड भेजा गया उसको ढूंढने के लिए। अब रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चलते हुए जब स्क्वाड जा रहा था तो सबसे पहले तो उसका हथौड़ा मिला जो वो कैरी करता था। अब पहले जो रेलवे के स्लीपर थे उनको चेयर बोलते थे, उसको एडजस्ट करने के लिए हर गैंगमैन के पास हथौड़े होते थे। आजकल तो सीमेंटेड होते हैं, उसके पहले बीच में लोहे के यूज होने लगे थे स्लीपर। सबसे पहले साल की लकड़ी के स्लीपर्स होते थे। तो ये उस टाइम की बात है जब लकड़ी के स्लीपर्स थे। वो तो पूरी सरफेस इतनी गिट्टी विट्टी पड़ी थी कि वहां पे कुछ दिखा नहीं, ना ही कोई स्ट्रगल के निशान मिले, लेकिन थोड़ी दूर पर खून की बूंदें मिली। अब और आगे जाने पे इनको एक कंट्री मेड चप्पली मिली। चप्पल का शॉर्ट फॉर्म चप्पली, कि जो स्लीपर है, मतलब जो लोग लोकली घर पे चप्पल बना लेते थे उसको चप्पली बोलते थे, वो पड़ी मिली। पास की झाड़ियों में खून ही खून था। थोड़ा आगे चलने पे टाइगर के पग मार्क मिले। अब ये खबर भी आग की तरह फैली, और ये कि चमाला वैली वाला टाइगर अभी है, वर्किंग में है, और इस जो गैंगमैन था उसका बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं मिला। अब उसके बाद 2 हत्याएं उसने और करी, एक तो सेट्टीगुंटा में और दूसरी उम्बल मेरू में। इन दोनों जगहों का नाम पहले ही स्टोरी में आ चुका है, जो कि कल्याणी रिवर के 2 सोर्सेस थे जहां से ये चमाला वैली में एंटर करती थी। उस टाइम पे एंडरसन मद्रास गए हुए थे। ये कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से मिलना चाहते थे कंप्लेंट को लेके। सालेम डिस्ट्रिक्ट में कुछ शिकारी शिकार कर रहे थे, उनके अगेंस्ट ये कंप्लेंट करना चाहते थे। वहां बातचीत में कंजर्वेटर ने बोला कि ये टाइगर जो है चमाला वैली वाला, इसके बारे में सुना है? तो बोले हाँ, मैंने प्रेस में पढ़ा है। तो वो बोले आपको ट्राई करना चाहिए इसको मारने के लिए। तो इन्होंने अपने प्रिविलेज लीव नहीं ली हुई थी, उनके पास छुट्टियां मौजूद थी। तो इन्होंने कहा कि मैं ट्राई करता हूं इसको मारने के लिए। अब ये बैंगलोर आ गए और चीजें इकट्ठी करने लगे जो कि इनको जरूरत थी। और उसके 10 दिन के बाद ये नागापटला में थे, फॉरेस्ट बंगलो में। इन्होंने सोचा था नागापटला का जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है इसको मैं अपना हेडक्वार्टर्स बना के रखूंगा, यही सेंटर में रख के सारी एक्टिविटीज करूंगा। तो पहले जो उन स्पॉट्स पे गए, इंक्वायरी करी जहां जहां उसने मारा था, लोकल लोगों से मिले। ये पूरा एक सीक्वेंस बनाना चाह रहे थे कि कैसे कैसे उसने मारा है और वो किस तरह से गश्त लगाता है। ये टाइमिंग इनको जानना जरूरी था, ताकि तभी तो इसको फॉलो करते और उसको मारते। लेकिन ये पता लगाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये रेजिडेंट टाइगर नहीं था, या आवारा टाइगर था, घूमता घूमता आ गया था। तो इसकी कोई बीट नहीं थी, कि टेरिटरी नहीं थी कि इस एरिया में रहना है इसको, यहीं इसका घर है। ये निकल जाता था फिर कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट की तरफ। अब इन्होंने 4 यंग बुफेलोज यानी बछड़े जो पड़े थे भैंस के, वो खरीदे एज ए बेट यूज करने के लिए। अब इनको काफी दूर दूर इन्होंने बांध दिया। पहला बांधा गुंडालपेंटा में, दूसरा बांधा अंबल मेरू में, तीसरा बांधा एक वाटर होल था नरसिम्हा चेवरू, और एक बांधा नागापाड़ा पुलीबोनू फॉरेस्ट रोड में। वहीं से एक स्ट्रीम जाती थी फॉरेस्ट में, रागी मनकोनार, उसके पास में बांधा। अगले दिन नरसिम्हा चेवरू वाली भैंस को मार दिया गया। लेकिन जब इन्होंने चेक किया तो वो एक लेपर्ड ने मारा था, जिसको कि यहाँ तेंदुआ बोलते हैं। अपनी बुक में इन्होंने तेंदु लिखा है। उसने मारा था, टाइगर ने नहीं मारा था। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो मैं भैंसें खरीद रहा था ये बड़ी महंगी थी, मैं इस तरह से तेंदुए उनको खा जाएं तो मैं पैसे बर्बाद नहीं कर सकता था। तो मैं वहीं बैठ गया और 6:45 पे लेपर्ड आया और मैंने उसको मार दिया। ये अब देखिए, ये चीज की जो कुछ कमियां कॉर्बेट में भी थी, कि जब जानवर देख के शिकारी के मन में लालच आ ही जाता है। अब भैंसा महंगा है, तेंदुआ क्या सस्ता है? और कितने तेंदुए मारोगे? ये जस्टिफाइड रीजन नहीं है यहाँ जो इन्होंने दिया कि मैं तेंदुए को मार दूंगा ताकि भैंस को ना खाए। तेंदुए तो 50 होंगे जंगल में, एक एक जंगल में 20-20 तेंदुए होते हैं। अब एक भैंस के लिए 20 तेंदुए थोड़ी ना मार दोगे, लेकिन इन्होंने मारा। तो ये सब शिकारी महान काम इन्होंने किए, जनता को बचाया। कहीं कहीं इन्होंने विवादित काम भी किए। अब इन्होंने एक और भैंस खरीदी और उसी जगह पे दोबारा बांध दी। अब 9वें दिन की सुबह सुबह ये अपनी जो गाड़ी थी इनकी 2 सीटर स्टूडबैकर, उसमें ड्राइव करके जा रहे थे
पुली बोनू की तरफ। यहाँ से वो जंगल ट्रैक स्टार्ट करने का सोच रहे थे, तब इनको टाइगर के पगमार्क मिले। ये रोड पे जो 6th माइलस्टोन था वहां ज्वाइन हो गए थे। अब ये रोड के किनारे किनारे ही चला था पुली बोनू तक। अब ये बोल रहे हैं कि ये गारंटी नहीं थी कि ये वही मैन ईटर टाइगर है, क्योंकि अभी तक उसके खास जानकारी, उसके स्पेशल पगमार्क के बारे में मिला नहीं था। मतलब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं मालूम था कि इस टाइगर में क्या कुछ कटा हुआ है, क्या है। तो बोले टाइगर के पगमार्क मिले थे। अब ये मैन ईटर है कि दूसरा टाइगर है नहीं मालूम। अब काफी जांच करने के बाद इनको ये पता चला कि एक मेल टाइगर के निशान है जो मीडियम साइज का है। इसके अलावा और कोई जानकारी पगमार्क से नहीं मिल पाई। हालांकि रेत में इनको साफ साफ पगमार्क मिल गए थे। अब इन्होंने अपनी कार को पुली बोनू में छोड़ दिया और वहां से पैदल वॉक करने निकल गए। अब जो फॉरेस्ट ट्रैक था, कभी कल्याणी रिवर के इस पार जाता था, कभी इस पार जाता था, और ये जहां जहां चल रहे थे टाइगर इनके आगे आगे ही गया हुआ था। अब इनको लगा कि इनके कोई भैंसे को टाइगर ले गया होगा, नहीं, लेकिन वो जहां उस रास्ते में जो दो थे, दोनों सही सलामत थे। उनको जितना चारा दिया गया था पूरी तरह से सफाचट कर चुके थे। अब ये लंच करने चले गए। लंच के बाद वापस आए और जहां पे इन्होंने छोड़ा था उसके आगे ट्रैक को, जो टाइगर के निशान थे, उसको फिर फॉलो करने लगे। लेकिन ज्यादा आगे तक नहीं कर पाए, क्योंकि जो बांस के झुरमुट थे नदी के वहां पे आ गए थे और उसके बाद से ट्रैक मिलने बंद हो गए थे। अब ये पुली बोनू की तरफ वापस मुड़े, लेकिन काफी देरी हो चुकी थी। आधा माइल ये चल चुके थे, लेकिन अभी भी ये घने बांस के झुरमुट के बीच में ही थे। तभी इनके सामने स्लॉथ बेयर आ गया, जो कि थोड़ा जल्दी निकल आया था, क्योंकि ये जनरली अंधेरा होने के पहले निकलते नहीं है। वो एक दीमक की जो बांबी होती है ऊंची वाली, उसके पीछे खड़ा था और मिट्टी में उसकी नाक पूरी सफेद हो गई थी, ड्राइंग बन गई थी उसमें। वो दीमक खाने के भी उसने नाक अंदर घुसड़ी होगी और उसमें काफी सफेद सफेद लग गया था। अब वो एक काले झबरीले बालों वाला इंसान की तरह दिख रहा था, क्योंकि वो खड़ा हुआ था इस तरीके से, और उसकी जो नाक से आवाज आ रही थी जैसे बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही हो। क्योंकि वो वैक्यूम बना के जब दीमक को खींचता है ना, तो करीब 20-25 मीटर दूर तक आवाज जाती है। मैंने अपने वो भालू वाले वीडियो में पहले बताया था, जब अपना ट्रैकिंग कर रहा था जंगली रिजॉर्ट के पास में, कि जब वो सक्शन अपने होठ को ऐसे पैक करके जब खींचता है तो बिल्कुल वैक्यूम वाली साउंड आती है। ये भालू के काफी पास तक पहुंच गए थे, लेकिन भालू ने इनको देखा नहीं था, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही बिजी था। अब ये बोले अगर मैं और पास जाता, इसका मतलब था कि भालू मेरी प्रेजेंस जान के मुझ पर अटैक करता और फिर मुझे उसको गोली मारनी पड़ती, जो कि मैं नहीं चाहता था। अब वो क्यों नहीं गोली मारना चाहते थे, इसके भी उन्होंने कारण बताए हैं। एक तो यह कि मेरी भालू से कोई दुश्मनी नहीं थी, और दूसरा मेरे जो बंदूक मारने की जो आवाज होती उसको टाइगर सुन लेता और वो दूर चला जाता। तो इन्होंने जोर जोर से खांसा, तो भालू ने अपने जो दीमक की बांबी में था अपने कदम पीछे किया उसने। अब भालू ने चक्कर लगाया इनको फेस करने के। अब उसने जो किया वो बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला था। उसकी जो हरकतें थी उसमें डर भी था, गुस्सा भी था, अटैक करने की प्रवृत्ति भी थी, सब कुछ था उसके अंदर। अब वो पिछले पैरों पे खड़ा हुआ, इनको लगा कि बिल्कुल डायरेक्ट अब इनके ऊपर चार्ज ही करने वाला है। अब उसके बाद अपने चारों पैरों पे आ गया और एक जैसे काले रंग की गेंद लुढ़कती है ऐसे लुढ़कता हुआ हुफ 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 करता हुआ चला गया। अब दोस्तों ये कहानी का आधा पार्ट हो गया है, इसको मैं एंड यहीं कर रहा हूँ। आज थोड़ा छोटा पार्ट है, जब छोटा पार्ट बनाता हूँ आप लोग कंप्लेंट करते हो, लेकिन आज मुझे भी एक अर्जेंट मीटिंग के लिए निकलना है। एक कैरावैन और बातचीत चल रही है, तो उसके लिए एक अर्जेंट मीटिंग है, सैटरडे का दिन है। तो ये मैं अपना जो 9 बजे का रूटीन है उस पर अपलोड कर दूंगा। बाकी का वैसे भी ये 2 हिस्सों में बनना था। ये कहानी इतनी बड़ी भी नहीं कि एक बार में कर दी जाए, 2 हिस्सों में डिवाइड करना ही पड़ता। तो ऑलमोस्ट उतना ही पार्ट इसका बाकी है, वो मैं कल करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।